सामीन कराम, आप सुन और देख रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त। इस वक्त CDC टाइम का वक्त हुआ चाहता है और ये सामीन कराम, ये प्रोग्राम मेरा भी फेवरेट है क्योंकि हम इस प्रोग्राम में बच्चों के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनके हवाले से हम बात करते हैं और आपके लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम बात करते हैं। और आपको बताती चलूँ कि ये प्रोग्राम ना सिर्फ हमारे FM रेडियो पर सुना जा सकता है बल्कि इस वक्त ये प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज पर रिफ़ा FM 102.2 का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर आप ये प्रोग्राम लाइव देख भी सकते हैं। और जहाँ तक ये प्रोग्राम जहाँ पर हम बात करते हैं बच्चों के हवाले से, तो बच्चों की एक बहुत प्यारे प्यारे उनके जेस्चर्स होते हैं, बहुत प्यारी बातें भी करते हैं, बहुत प्यारी जो है उनकी हरकतें इतनी प्यारी होती हैं। तो इस हवाले से मैं बताती चलूँ कि जो CDC जो इदारा है जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चों के लिए काम कर रहा है, तो वो बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे ना सिर्फ उनकी सोशल स्किल्स बेहतर होती हैं, ना सिर्फ वो क्रिएटिव चीज़ों में जो है पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो इसी हवाले से वो रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में उन्होंने ईद उल अज़हा के हवाले से जो है बच्चों ने कार्ड भी बनाए और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाके जो है वो कार्ड उन्होंने दिए भी। तो CDC की इस हवाले से बहुत कंट्रीब्यूशन है कि वो बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट देता है कि बच्चे जो है इस हवाले से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। उस वक्त आप वो कार्ड्स भी, जो बच्चों ने प्यारे प्यारे कार्ड्स जो बनाए हैं, वो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख भी रहोगे। सामने कराम, आज के अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो आज हम रेंज ऑफ मोशन पे बात करेंगे कि जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनको हम किस तरह से उनकी जो रेंज ऑफ मोशन है, जो उनकी मसल मूवमेंट है या उनकी जो यानी कि हम कह सकते हैं कि हरकत करना या कोई भी किसी भी काम में जो है पार्टिसिपेट करना, उसको हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। रेंज ऑफ मोशन को ऐसी कौन सी फिजियोथेरेपी की टेक्निक्स से या एक्सरसाइज से बेहतर बनाया जा सकता है, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ज़रफ़िशान रियाज़, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और CDC में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। उनसे CDC के हवाले से भी बात करते हैं और आज के टॉपिक के हवाले से भी तफसील से बात करते हैं किस तरह से वो जो स्ट्रेटजीज़ हैं जो रेंज ऑफ मोशन को बेहतर कर सकती हैं, उनको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम ज़रफ़िशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ज़रफ़िशा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आप CDC में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं और CDC का बहुत एक कंट्रीब्यूशन है स्पेशल नीड के साथ जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। ये बताइएगा, तफसील से आगाह कीजिएगा सुनने और देखने वालों को कि किस तरह के वहाँ पर डिपार्टमेंट्स एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं बच्चों को। चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर बेसिकली एक ऐसा इदारा है जिसमें बच्चों को डिफरेंट स्पेशल नीड्स के बच्चों को डिफरेंट थेरेपीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है जिसमें बच्चों को डिफरेंट वो बच्चे जो चल नहीं सकते मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, जैसे सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम्स के बच्चे हैं और डिफरेंट कंडीशंस के साथ होते हैं। उनके मसल की वीकनेस है, मसल टाइटनेस है, कुछ बच्चे जो हैं मसल वीकनेस की वजह से स्टेयर्स उस तरह नहीं चल सकते, उसके अलावा वो वॉक नहीं कर सकते, बैलेंस के इश्यूज़ होते हैं, उनके पोस्चर अफेक्ट होता है। और इन सब बच्चों को फिजियोथेरेपी में हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस के थ्रू जो है वो ट्रीट करते हैं। इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर में हमारे पास स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट है। वो बच्चे जो कि मुख्तलिफ कंडीशंस की वजह से बोल नहीं सकते तो उनकी स्पीच पे काम किया जाता है ताकि उनकी स्पीच और लैंग्वेज को जो है वो बेहतर बनाया जाए ताकि वो बच्चे बोल सकें। उसके अलावा हमारे पास जो है वो इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसमें बेसिकली हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि बच्चों के बिहेवियर को मैनेज कर रहे होते हैं और साथ साथ उनकी एजुकेशन पे भी काम कर रहे होते हैं। उनको इतना हम इंडिपेंडेंट करते हैं कि उनको प्रॉपर मार्कर होल्डिंग आती है, वो ट्रेसिंग कर सकते हैं, वो अपनी लर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग का रूम है जिसमें बच्चों को फाइन मोटर स्किल्स पर काम किया जाता है। अपर लिम्ब की जितनी मूवमेंट हैं, पिंसर ग्रिप है, पाल्मर ग्रास्प पर चीज़ों को होल्ड कैसे करना है और अपनी डेली रोज़मर्रा की जो ज़रूरत के काम है वो कैसे करने हैं। जिस तरह सेल्फ ग्रूमिंग की एक्टिविटीज़ हैं बच्चों को वो सिखाई जाती हैं। उसके अलावा सेल्फ फीडिंग है, बच्चे खुद खाना खा सकें। उसके अलावा बच्चों की लिटरेसी है तो होल्डिंग कैसे करना है, मार्कर को कैसे होल्ड करना है, बुक होल्डिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में बताई जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास सेंसरी रूम है जिसमें बच्चों के डिफरेंट सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, टच के साथ, टेक्सचर के साथ, साउंड के साथ, लाइट के साथ। तो डिफरेंट बच्चों को सेंसरी थेरेपी प्रोवाइड की जाती है ताकि उनके सेंसरी इश्यूज़ को भी सॉल्व किया जा सके। इन सब थेरेपीज़ के अलावा CDC में हमारे पास जो है वो स्पेशल ओलंपिक्स की सहूलियात जो हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। प्रॉपर हमारे पास प्ले रूम है जिसमें समर कैंप्स होते हैं, विंटर कैंप्स होते हैं और बच्चों को स्पोर्ट्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं वो करवाई जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है वो जिस तरह आपने ईद कार्ड्स की बात की है कि हर डिपार्टमेंट में हम प्रोवाइड करते हैं, तो हम एवरी फ्राइडे हम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़
एक्टिविटीज़ भी प्लान करते हैं। तो वो बच्चों को फिर हम जिस तरह ईद की अगर मैं बात करूँ, ईद उल अज़हा है, ईद उल फितर है, तो उस पर फिर बच्चे जो हैं वो हमारे साथ कार्ड्स में बच्चे कटिंग करते हैं, बच्चे कार्ड्स पेस्ट करते हैं, बच्चे राइटिंग करते हैं, वो कार्ड फिर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है ईद पे भिजवाते हैं। और जो CDC है, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें मॉर्निंग टाइम्स हैं और आफ्टरनून। जो मॉर्निंग की टाइमिंग है वो 9 to 11 है, और जो आफ्टरनून है उसकी टाइमिंग है 12 to 2, और जिन बच्चों की स्कूलिंग होती है उनकी टाइमिंग 12 to 3 होती है। सही, बहुत शुक्रिया ज़रफ़िशा, आपने बहुत अच्छे से इस हवाले से जो है सुनने और देखने वालों को आगाह भी किया कि CDC किस तरह से स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनके लिए काम कर रहा है, ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और स्पेशली जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि सोशल स्किल्स पर भी काम होता है, ताकि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ़ इस्टीम है, उसको भी बेहतर बनाया जा सके, और इस हवाले से बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं। अच्छा, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं ज़रफ़िशा, ये बताइएगा कि रेंज ऑफ मोशन, क्योंकि ये तो एक साइंटिफिक टर्म है, तो देखने और सुनने वालों को बताइएगा आसान लफ्ज़ों में कि रेंज ऑफ मोशन क्या होती है। रेंज ऑफ मोशन बेसिकली जिस तरह एक ह्यूमन बॉडी है, तो हमारी जिस्म जो है वो डिफरेंट पट्ठों और बोन हड्डियों के साथ मिलके बना हुआ होता है। तो हमारे जो बेसिकली बॉडी के मसल्स हैं, उनका हर मसल का एक स्पेसिफिक जो है वो उनका फंक्शन होता है जो कि उन्होंने परफॉर्म करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जिस्म के जो हिस्से हैं, जैसे हमारा अपर लिम्ब है, हमारा लोअर लिम्ब है, हमारा स्पाइन है, तो बॉडी ने मूवमेंट करनी है, तो हर मसल ने बॉडी को जो है वो मूव करवाना है। तो जितनी एक जॉइंट्स के गिर्द मसल ने कितना बॉडी को जो है पार्ट ऑफ बॉडी को मूव करवाना है, किस लिमिट तक, उसको हम रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। जिस तरह अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज हमारे पास शोल्डर जॉइंट है, अपर लिम्ब में शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट में डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं। डिफरेंट मूवमेंट्स में इसमें हमारे पास फ्लेक्शन मूवमेंट आ जाती है, एक्सटेंशन होती है, एबडक्शन, एडक्शन, ये इस तरह डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं। उसके अलावा एल्बो जॉइंट है, तो उस पर भी मूवमेंट होनी है, उसमें हमारे पास डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो गए। फिर हमारा रिस्ट जॉइंट आता है, इस पर भी हमारे पास डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं। तो ये मूवमेंट जो होती है बेसिकली वो डिग्रीज के अंदर होती हैं, एक स्पेसिफिक रेंज होती है हर जॉइंट की अपनी, और हर जॉइंट में जो डिफरेंट मूवमेंट है, जो मैंने आपको भी नाम भी बताए हैं, उनकी भी एक स्पेसिफिक रेंज होती है जो कि डिग्रीज के अंदर होती है। तो वो हमारे जो मसल्स हैं वो अपना मूवमेंट करवाते हैं कि जॉइंट के राउंड उस जॉइंट ने, पार्टिकुलर जॉइंट ने अपनी एक जो पार्टिकुलर फंक्शन है वो कितना मूव करवाना है, तो उस चीज़ को रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। ज़ाहिर बात है, जब तक हमारी बॉडी की मूवमेंट्स नहीं होंगी, मसल्स जो हैं वो जॉइंट के अराउंड मूवमेंट उस तरह परफॉर्म नहीं करवाएंगे, तो हम अपने जो काम है या अपनी लेट्स सपोज अगर हमारी कोई बॉडी को हमने बैलेंस करना है या हमने वॉक करनी है, वो नहीं कर सकेंगे। अगर हमने उसके साथ साथ अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग की अगर मैं बात करूं कि हमने अपने आप को मेंटेन करना है, रोज़मर्रा के काम करने हैं, जिस तरह सेल्फ ग्रूमिंग है, सेल्फ फीडिंग है, हम वो ही नहीं कर सकेंगे। जिस तरह अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज अगर हमारी शोल्डर की फ्लेक्शन मूवमेंट नहीं है, तो हम अपने बाजू ऊपर लेके कैसे जाएंगे और अपनी कंघी करेंगे। इसी तरह अगर हमारे हाथ की, एल्बो की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट्स नहीं है, तो हम खाना कैसे खाएंगे। तो ये वो बेसिकली सारी मूवमेंट्स होती हैं जिनके थ्रू जो है बॉडी हमें मूव करवाती है और हम अपना जो पार्टिकुलर एक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। बेसिकली जो मूवमेंट है ओवरऑल बॉडी की, बेशक वो लोअर लिम्ब है, जिस तरह हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, जो कि हमें वॉक में हेल्प कर रहे हैं, या हमारा स्पाइन है, हमने बेंट होकर फॉरवर्ड होकर कोई एक्टिविटी करनी है, तो ये सारी मूवमेंट्स बेसिकली जो मसल्स ने अपना पार्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करना होता है जॉइंट्स के अराउंड और एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर, तो उस चीज़ को रेंज ऑफ मोशन कह रहे होते हैं। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये रेंज ऑफ मोशन की कितनी टाइप्स होती हैं। रेंज ऑफ मोशन की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, 3 बेसिक जो टाइप्स होती हैं। पहली हमारे पास होती है पैसिव रेंज ऑफ मोशन। पैसिव रेंज ऑफ मोशन के अंदर एक चीज़ होती है कि लेट्स सपोज अगर एक किसी को फ्रैक्चर हो गया फॉर एग्जांपल, तो फ्रैक्चर के केस में पहला जो इनिशियल स्टेज होती है वो हीलिंग फेज़ होता है कि बोन जो है वो हील हो रही होती है, तो उसमें पेशेंट खुद इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा होता, आउटसाइड किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू हमने अब उस लिम्ब को मूव करवाना है। लेट्स सपोज अगर किसी की एल्बो की फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें अब ज़ाहिर बात है मूवमेंट इसलिए भी ज़रूरी होती है ताकि कंट्रैक्चर्स ना बने, मज़ीद मसल में टाइटनेस ना आए, क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर मसल टाइट होंगे, मसल में मज़ीद स्टिफनेस आएगी, कंट्रैक्चर्स बनेंगे, तो वो पार्टिकुलर पोर्शन जो है पार्ट ऑफ बॉडी वो मूव नहीं कर सकेगा। तो उसमें फिर पैसिव रेंज ऑफ मोशन का ये मतलब होता है कि थेरेपिस्ट जो है वो बाहर से अपनी फोर्स के साथ पेशेंट का जो लिम्ब है उस पर मूवमेंट करवा रहा है, फ्लेक्शन करवा रहा है, एक्सटेंशन करवा रहा है, डिफरेंट जो मूवमेंट्स की टाइप हैं वो परफॉर्म करवा रहा है। और इसमें हमारे पास इस
इसमें टोटली जो होता है ना वो पेशेंट वो आउटसाइड फोर्स यानी कि थेरेपिस्ट की फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, पेशेंट खुद से वो मूवमेंट नहीं कर रहा होता। पैसिव रेंज ऑफ मोशन का ये मतलब है कि थेरेपिस्ट ने जो है वो रेंज ऑफ मूवमेंट को इंक्रीज करना है। इसमें हमारे पास हम डिफरेंट मोडालिटीज़ के थ्रू भी करवा सकते हैं। एक मोडालिटी जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूस पैसिव मोशन, उसके अंदर पेशेंट का पूरा लिम्ब जो है हम उसे फिक्स करते हैं और देन वो जो है उसके साथ पेशेंट की लिम्ब की मूवमेंट हो रही है, हमने जो भी मूवमेंट अचीव करवानी है, आइदर वो लोअर लिम्ब की है या वो अपर लिम्ब की मूवमेंट है। ये हमारे पास पहली टाइप होगी जिसे हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन कहते हैं और ज़्यादातर जिस तरह फ्रैक्चर के केसेस में इनिशियल हीलिंग स्टेज के अंदर करवाते हैं। उसके अलावा इसकी जो सेकंड टाइप होती है वो हमारे पास एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन होती है। एक्टिव असिस्टिव का मतलब ये है कि पेशेंट जो है वो खुद भी पार्शली एफर्ट कर रहा होता है अपने लिम्ब को मूव करने की और साथ थेरेपिस्ट जो होता है वो उसकी हेल्प कर रहा होगा। एक्टिव असिस्टिव जब हीलिंग स्टेज जो है वो एक दफ़ा अचीव हो जाती है उसके बाद पेशेंट जो है वो खुद भी ट्राई करे ताकि अगर कोई इंजरी वगैरह के चांसेस जो हों वो ना हो। इसमें पेशेंट के साथ जो थेरेपिस्ट होता है उसकी स्लाइड सी जो एफर्ट होती है वो होती है। तो ये एक्टिव असिस्टिव यानी कि थेरेपिस्ट भी हेल्प कर रहा है और पेशेंट खुद भी एफर्ट कर रहा है, तो ये एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन होती है। उसके बाद हमारे पास जो इसकी थर्ड टाइप होती है वो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन होती है। एक्टिव से मुराद ये है कि उसमें थेरेपिस्ट जो है वो कोई हेल्प नहीं कर रहा होता पेशेंट की, कोई आउटसाइड से फोर्स नहीं आ रही होती, कोई मोडालिटी नहीं, पेशेंट खुद एक्टिवली जो है पेशेंट की जो अगर मैं बात करूँ जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया लेट्स सपोज फ्रैक्चर है या कुछ जिस तरह अगर स्पेशल नीड्स के मैं बच्चों की बात करूँ तो सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे हैं, जब हमने उनको इतना इस लेवल तक कर दिया है कि पेशेंट अब खुद एक्टिवली अपनी सारी रेंज जो है वो कंप्लीट कर सकता है यानी कि वो खुद अपने लिम्ब को मूव कर रहा है, देन इसमें हमारे पास फर्दर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज आ सकती हैं कि पेशेंट के मजीद जो स्ट्रेंथ है, जो थोड़ी बहुत वीकनेस थी उसको इम्प्रूव किया जाता है। तो ये एक्टिव में पेशेंट टोटली जो होता है वो खुद परफॉर्म कर रहा होता है। 3 इसकी टाइप्स हैं जिसमें पैसिव, एक्टिव असिस्टिव और एक्टिव। सही। सामने कराम, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम CDC टाइम और आज हम बात कर रहे हैं रेंज ऑफ मोशन के हवाले से कि किस तरह से जो स्पेशल नीड्स के साथ बच्चे हैं उनकी किस तरह से कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ ऐसी अपनाई जाएं जिससे उनकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो बेहतर हो सके, जो उनकी मसल मूवमेंट है या उनके जो रोज़मर्रा जो करने के काम है या जो भी उनको डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है उसमें जो उनकी जो हरकत है या उसको किस तरह से मसल मूवमेंट को किस तरह से बेहतर बनाया जाए। आज हम इसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैफ़िशा रियाज़, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, CDC में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं और इस हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। और CDC के हवाले से अगर मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप CDC रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद होगा और मैं भी अनाउंस कर देती हूँ 0320786533। आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं और स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनको आप वहाँ पे जो है वो कंसल्टेशन करवा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है रेंज ऑफ मोशन, इस हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। ज़ैफ़िशा, ये बताइएगा कि वो कौन सी कंडीशंस हैं या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेंज ऑफ मोशन को अफेक्ट करते हैं? जिस तरह अगर मैं बात करूं अपर लिम्ब की, लोअर लिम्ब की, तो हर जॉइंट की एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ मूवमेंट है। जिस तरह लेट्स सपोज शोल्डर की फ्लेक्शन है तो 0 to 180 डिग्री तक जो है ना फ्लेक्शन की नॉर्मल रेंज होती है। अब सारी बात ये नहीं है कि हम नॉर्मली भी अगर मैं बात करूं कि अगर कोई एक नॉर्मल भी इंसान है तो वो भी उस फुल रेंज को जो है वो अचीव करेगा। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, वीकनेस की वजह से भी वो पूरी रेंज अचीव नहीं हो सकती। अगर मसल में किसी तरह की कोई टाइटनेस है तो उस वजह से भी नहीं हो सकती। अगर हम फैक्टर्स की बात करें कि फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो हमारे पास एज आ जाती है। जो अगर एक बच्चा है और एक अडल्ट है तो उसकी तो रेंज ऑफ मोशन जो होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जो अगर मैं बात करूं ओल्ड एज, ऑब्वियस बात है ओल्ड एज में जाके वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस वजह से भी रेंज ऑफ मोशन जो होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास अगर किसी पर्सन का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ओबीज पर्सन है, ऑब्वियस बात है उसमें भी फिर रेंज ऑफ मोशन लिम्स को मूव करना उस तरह डिफ़िकल्ट हो जाता है, उतनी रेंज ऑफ मोशन नहीं रहती जो कि एक नॉर्मल होती है, नॉर्मल से कम हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो है जेंडर वाइज अगर देखा जाए, फीमेल्स में रिसर्च के अकॉर्डिंग फीमेल्स में जो रेंज ऑफ मोशन होती है वो एज़ कम्पेयर टू मेल जो होती है वो ज़्यादा होती है। उसके अलावा अब इसकी क्या वजह है? इसके कोई साइंटिफिक रीजंस है? नहीं, साइंटिफिक रीजंस नहीं है, जॉइंट की लेक्सिटी पे डिपेंड करता है कि जॉइंट कितना ज़्यादा मोबाइल है, उस वजह से कि फीमेल में जो जॉइंट की लेक्सिटी होती है, मोबिलिटी वो ज़रा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। उसके अलावा हमारे पास मेल्स में अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और फीमेल्स में जो जॉइंट लेक्सिटी है, मोबिलिटी है, वो ज़्यादा होती है। उसके अलावा डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जिस तरह अगर मैं बात करूँ सेरिब्रल पाल्सी एक ऐसी कंडीशन होती है
जिसमें ब्रेन के स्पेसिफिक पोर्शन जो होते हैं जिनकी डैमेज हो जाती है, जो कि हमारी बॉडी की मूवमेंट को, कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, हमारे बैलेंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऑब्वियस बात है जब ब्रेन के पोर्शन में जिस तरह सेरिबेलम है, अगर उसमें किसी भी तरह की डैमेज अगर हो रही है तो उसके नतीजे में हमारा जो बैलेंस है, हमारा पोस्चर, कोऑर्डिनेशन, ये भी अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो जब वो चीज़ें अफेक्ट हो रही होती है तो उनका डायरेक्ट जो लिंक होता है ना मसल्स के साथ है, मसल्स हमारी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे थे। तो सेरिब्रल पाल्सी की कंडीशन एक ऐसी है जिसमें बच्चों की सिटिंग, स्टैंडिंग, बैलेंस, पोस्चर, इन सब में डिफिकल्टी आ रही होती है। तो जब ये चीज़ें अपर लिम, लोअर लिम, स्पाइन सब इन्वॉल्व हो रहा होता है। अब सेरिब्रल पाल्सी में भी ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिस तरह इसकी टाइप है हेमीप्लीजिया जिसमें ओनली वन साइड जो होती है वो अफेक्ट हो रही होती है, डाईप्लीजिया है जिसमें लोअर लिम हमारा पूरा इन्वॉल्व हो रहा होता है, या टेट्रा होता है जिसमें चारों लिम्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो जब बॉडी के सारे लिम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो अल्टीमेट उनकी रेंज ऑफ मोशन जो होती है ना वो भी कम हो जाती है, अफेक्ट होती है। इसके अलावा हमारे पास एक और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें मस्कुलर डायस्ट्रॉफी है। मस्कुलर डायस्ट्रॉफी में हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वो प्रोटीन बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है जिसने मसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है। तो ऑब्वियस बात है मसल में वीकनेस आ रही हो, जब मसल में वीकनेस आ रही है, मसल अपना नॉर्मल एक ग्रेड जो है वो अचीव नहीं कर रहा। अब मसल स्ट्रेंथ की भी अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल ग्रेड्स होते हैं 5, 4, 3, 2, 1। 5 ये होता है कि मसल जो है बिल्कुल एक्टिव है, उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल कंप्लीट है, वो एक्टिवली मूव कर रहा है। 4 में उसे थोड़ी सी असिस्टेंस, 3 में माइल्ड असिस्टेंस चाहिए होती है, और 2 और 1 में जो होता है बिल्कुल ही मसल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लैग कर जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर भी जो रेंज ऑफ मोशन होती है वो अफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास अर्श पाल्सी बच्चों में एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो ब्रेकियल प्लेक्सस नर्व्स होती हैं अपर लिम में, शोल्डर के लेवल पे वो कंप्रेस हो जाती हैं, जिनकी वजह से हमारे अपर लिम की जो रेंज ऑफ मोशन होती है वो अफेक्ट हो जाती है। इन सब कंडीशंस के साथ साथ अगर स्ट्रेस के लेवल हैं, जॉइंट स्ट्रेस के रिजल्ट में भी जो रेंज ऑफ मोशन होती है वो अफेक्ट हो रही होती है। या डिफरेंट जॉइंट की अगर मैं कंडीशंस की बात करूं, जिस तरह आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस बेसिकली जिसमें जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जॉइंट पे स्वेलिंग्स आ जाती हैं, उसके रिजल्ट में पेन होगी। ऑब्वियस बात है मसल स्टिफनेस में चले जाते हैं, तो उसमें भी फिर जब जॉइंट पे मूवमेंट आएगी तो पेन होती है, तो उस वजह से भी रेंज ऑफ मोशन जो होती है वो हमारी अफेक्ट हो जाती है। अब आर्थराइटिस में भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ लोअर लिम को अफेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ अपर लिम को अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, या बच्चों में हम देखें तो जैसे बच्चों के आर्थराइटिस को जुवेनाइल आर्थराइटिस कह रहे होते हैं, या हमारा स्पाइन है, स्पाइन पे किसी तरह का आर्थराइटिस हो गया तो उसमें भी हमारी जो रेंज ऑफ मोशन होती है वो अफेक्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर जॉइंट में किसी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसके नतीजे में भी ऑब्वियस बात है जब जॉइंट में ही इन्फेक्शन हो रहा है, जॉइंट मूव ही नहीं कर रहा, तो रेंज ऑफ मोशन जो होती है वो इसमें अल्टीमेट अफेक्ट हो रही होती है। ये सारे वो फैक्टर्स और कंडीशन है जिन मोस्ट प्रोबेबली जिनमें जो रेंज ऑफ मोशन होती है हमारी बॉडी की मूवमेंट्स जो हैं वो कम हो रही होती हैं। सही। इस वक्त फ़ायज़ा हमें लाइव व्यूवर्स ने भी ज्वाइन किया है, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। फ़ायज़ा शाह काज़मी हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और आपकी पजीराई ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम आपके लिए तभी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आते हैं। और सीडीसी टाइम तो मेरा भी फेवरेट प्रोग्राम है, क्योंकि हम इसमें बच्चों के हवाले से बात करते हैं, जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनके हवाले से बात करते हैं। तो मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा फ़ायज़ा के किस तरह से एसेस कैसे किया जाता है, या उसका आप जायज़ा कैसे लिया जाता है रेंज ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो? अगर रेंज ऑफ मोशन को मैं बताऊं कि हमने किस तरह असेस करना है, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, जिसमें हमारा एक अपना इक्विपमेंट होता है जिसे हम गोनियोमीटर कहते हैं। गोनियोमीटर बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम बॉडी की रेंज ऑफ मोशन को मेजर करते हैं। आइदर वो हमारा सर्वाइकल जॉइंट है जो कि स्पाइन का फर्स्ट जॉइंट होता है, उसे हम सर्वाइकल कहते हैं, फिर थोरेसिक है, फिर लैम्बर होते हैं। तो उनको हम, या अपर लिम में मैं बात करूँ शोल्डर की, जिस तरह मैंने आपको डिफरेंट रेंजेस बताई थी कि फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है। तो गोनियोमीटर के बेसिकली 3 पोर्शंस होते हैं, एक फल्क्रम होता है, स्टेशनरी आर्म होती है, और मेजरमेंट आर्म होती है। मेजरमेंट आर्म जब हम उस लेट्स सपोज शोल्डर पे मूवमेंट करवा रहे हैं फ्लेक्शन, तो उसके साथ वो मूव करते हैं, तो जो जहाँ तक वो मूव करेगा उसके ऊपर रेंजेस होती हैं, तो वो नॉर्मल जो होती है उसकी एक रेंज। तो गोनियोमीटर के थ्रू हम बेसिकली रेंज ऑफ मोशन को असेस करते हैं। उसके अलावा हमारे पास, जिस तरह अगर मैं स्पाइन की बात करूँ, तो लैम्बर स्पाइन की जो मूवमेंट्स होती हैं उनको हम टेप, इंचेस टेप के साथ मेजर करते हैं, क्योंकि वो गोनियोमीटर के साथ हम मेजर नहीं कर सकते, उसकी रेंजेस जो होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं, तो वो टेप मेजरमेंट के साथ। ये बेसिकली 2 टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम जो हैं वो अपनी बॉडी की जो रेंज ऑफ मूवमेंट है उनको मेजर करते हैं।
सही, हमें लाइव व्यूवर्स जो है ज्वाइन कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। शहजाद खान भी हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और हमारे प्रोग्राम को इस वक्त लाइव देख भी रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ज़रफ़िशा, आप क्या सजेस्ट करती हैं कि जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो किस तरह से, इसमें बच्चों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उनकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ाई जाती है फिजियोथेरेपी के ज़रिए? फिजियोथेरेपी के ज़रिए अगर देखा जाए तो अगर मैं बात करूँ ग्रॉस मोटर स्किल्स की, हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं और एक फाइन मोटर स्किल्स होते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स में बेसिकली हमारी जितनी भी वॉकिंग आ जाती है, हमारा बैलेंस है, हमारा पोस्चर है। अब इसमें भी देखा जाता है, लेट्स सपोज अगर लोअर लिम्ब की बात करूँ, अगर लोअर लिम्ब में किसी तरह की टाइटनेस है, उसकी वजह से उस वॉकिंग में जो है अफेक्ट आ रहा है, तो हम उनमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो रिकमेंड करते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज के थ्रू मसल की जो टाइटनेस है या किसी तरह का कोई कंट्रैक्चर है, ट्रिगर पॉइंट्स हैं, उनको रिलीव किया जाता है और पेशेंट को कैपेबल किया जाता है कि वो वॉक कर सके। अगर देखा जाए कि स्टेयर क्लाइंबिंग में डिफ़िकल्टी है मसल वीकनेस की वजह से, तो उसमें फिर जो है वो स्ट्रेंथनिंग जो है वो अलाउ की जाती है कि स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम जो है वो हम ऐड करवाते हैं, मसल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं। जितनी मसल की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी उतना ज़्यादा जो है वो रेंज ऑफ मोशन जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। अगर देखा जाए जिस तरह अपर लिम्ब की अगर मैं बात करूँ, अपर लिम्ब में हमारे पास आ जाता है फाइन मोटर स्किल्स, बेसिकली ज़्यादा टारगेट हो रहे होते हैं, जिसमें पिंसर ग्रिप है, पाल्मर ग्रैस्प है। तो अपर लिम्ब की हमारे पास जो है उसके लिए भी हम डिफरेंट स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग के रूम में हमारे पास डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके साथ हम बच्चों की रेंज ऑफ मूवमेंट को इंक्रीज़ करवाते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ हम बच्चों की रेंज ऑफ मूवमेंट को जो है वो इंक्रीज़ करवा सकते हैं। इन सब के साथ साथ बच्चों को पैरेलल बार्स के अंदर हम वॉक करवा सकते हैं, उसके साथ रेंज ऑफ मूवमेंट को इंक्रीज़ किया जाता है। अब ज़ाहिरी बात है, जब मसल टाइटनेस है या मसल वीकनेस है तो उसके रिजल्ट में जो बच्चे का बैलेंस होगा वो भी अफेक्ट हो रहा है। तो इसके साथ साथ बैलेंस को भी हम लोग टारगेट करते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट फिर बैलेंस बोर्ड पे एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। बैलेंस बीम के ऊपर बच्चों को स्टैंडिंग करवा के तो बैलेंस को इम्प्रूव किया जाता है। तो ये डिफरेंट हम फिजियोथेरेपी के लिहाज से बच्चों को एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग के रूम में भी बच्चों की जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, जिस तरह अल्प्स पाल्सी कंडीशन है तो उसमें हमारा जो है ना अपर लिम्ब ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा होता है, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ भी उनमें फिर हमारे पास आ जाती हैं जिस तरह नॉब्स वाली एक्टिविटीज़ होती हैं। तो बच्चों की पिंसर ग्रिप यानी कि थंब और इंडेक्स फिंगर की मूवमेंट, तो उसके साथ बच्चों की इस मूवमेंट को इंक्रीज़ किया जाता है। तो जहाँ हम फिजियोथेरेपी रूम में बच्चों को डिफरेंट एक्सरसाइजेस के साथ करवा रहे होते हैं, तो वहाँ एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग रूम में बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ उनकी जो रेंज ऑफ मोशन होती है उसको इम्प्रूव किया जाता है। सही। सामीने कराम, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम CDC टाइम और आज हमने गुफ्तगू की रेंज ऑफ मोशन के हवाले से। जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनकी रेंज ऑफ मोशन या मसल मूवमेंट को किस तरह से बेहतर बनाया जाता है, और ज़रफ़िशा ने फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी शेयर किया कि किस तरह से बच्चों को कौन कौन सी जो है वो एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, ऐसी कौन सी ड्रिल्स करवाई जाती हैं जिससे उनकी रेंज ऑफ मोशन बेहतर हो सकती है। और CDC के हवाले से बताती चलूँ कि नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद होगा, मैं भी अनाउंस कर देती हूँ, 0320786533 ये नंबर है जिस पे आप जो है किसी भी हवाले से जो है मशवरा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ज़रफ़िशा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त क्योंकि मुख्तसर है और आपने काफ़ी इस हवाले से तफसील से बात की, रेंज ऑफ मोशन की इकसाम क्या है, किस तरह से इसको असेस किया जाता है, मैं चाहूँगी कि आप जाते जाते देखने और सुनने वालों को या वालिदैन को, केयर टेकर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? कि यही मैसेज देना चाहूँगी कि ख़ास करके स्पेशल नीड्स के बच्चों के हवाले से कि अगर किसी भी पेरेंट के घर में अगर कोई स्पेशल नीड्स का बच्चा है तो बिल्कुल उससे ये नहीं कि आप बिल्कुल टेंशन में चले जाएं या स्ट्रेस में चले जाएं, उनके साथ थोड़ी एफर्ट करें और उनको इस तरह के इदारों में भेजें जहाँ पे उनकी थेरेपीज़ जो हैं उनको प्रोवाइड की जा सकें और उनको मैक्सिमम जो है वो इंडिपेंडेंट किया जा सके। ये नहीं कि अगर आपके घर में कोई स्पेशल बच्चा है तो आप लोग टेंशन में आके टोटली ही उसको डिपेंडेंट रहने दें, बेड रिडन रहने दें। इस तरह के बहुत सारे सेंटर हैं, चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर की तरह ही बहुत सारे सेंटर हैं जहाँ पे बच्चों को थेरेपीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं और बच्चों को इस काबिल बनाया जाता है कि वो अपने काम अपने आप को खुद मैनेज कर सकें, अपने वॉक कर सकें, अपने आप का बैलेंस मेंटेन कर सकें, पोस्चर को मेंटेन कर सकें, अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग को परफॉर्म कर सकें, अपनी लिटरेसी पे काम कर सकें, उनकी स्पीच मज़ीद बेहतर हो सकती है। तो पेरेंट्स या गार्डियन जो केयर टेकर हैं उनको ये चाहिए कि बच्चों
बच्चों पे कोशिश करें, एफर्ट करें। स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, इनमें जो इम्प्रूवमेंट होती है वो आहिस्ता आहिस्ता आती है, इम्प्रूवमेंट होती है वो स्लो होती है। अगर मैं बात करूँ कि एक थेरेपी है वो आपको एकदम ठीक कर देगी, तो ऐसा नहीं होता, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो थोड़ा सा वेट और इस उम्मीद के साथ कि मेरे बच्चे में जहाँ इतनी इम्प्रूवमेंट आई है वहाँ मज़ीद इम्प्रूवमेंट आ सकती है, तो बच्चों को लाजमी आप इस तरह के सेंटर्स में जो है वो लेकर जाएं, बच्चों को थेरेपीज़ प्रोवाइड करें ताकि आपका बच्चा जो है वो मज़ीद बेहतर हो सके। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं ज़रफ़िशा, और इस हवाले से मैं भी यही कहना चाहूँगी सामीन कराम कि जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनको वालिदैन की ज़्यादा तवज्जो दरकार होती है, और जितनी जल्दी हो सके उनकी अगर हम तशख़ीस के उनके मसाइल की तशख़ीस पर अगर हम चले जाएंगे तो वो जल्दी जो है डेली एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंटली ख़ुद मुख्तार तरीके से वो कर सकेंगे और जब एक अच्छा इंडिविजुअल भी बन सकेंगे। और इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी कि जब आप किसी इदारे में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर खाली थेरेपीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती, थेरेपीज़ के साथ जिस तरह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, आपके बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज किया जाता है, तो उससे भी उनकी बहुत लर्निंग होती है। ख़ास करके अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बच्चों की वॉकिंग में, उनको जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप लाजमी बच्चों को स्पोर्ट्स जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाएं, और उसके साथ वो जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं, जिस तरह लेट्स सपोज अगर कोई भी जिस तरह हमने ईद कार्ड्स बनवाए हैं बच्चों से, तो वो बच्चों को डिफरेंट कटिंग, पेस्टिंग, राइटिंग, हर चीज़ का कंसेप्ट आता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो लाजमी बच्चों को अपने इस तरह स्पेशल नीड्स के बच्चों को खास करके ज़्यादा तवज्जो दें और उनको सेंटर्स में लाजमी लेकर जाएं। बिल्कुल, और इसके इस हवाले से बिल्कुल ज़रफ़िशा ठीक कह रही है कि ना सिर्फ उनकी बाकी स्किल्स पर काम किया जाता है बल्कि उनकी सोशल स्किल्स को भी बेहतर किया जाता है, जिनसे उनका सेल्फ़ इस्टीम बेहतर होता है और वो माशरे में एक अच्छा जो है इंडिविजुअल बन सकते हैं, अपना किरदार अदा कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि पेरेंट्स उन पर तवज्जो दें, उनको वक्त दें, उनके मसाइल के बारे में सोचें ताकि उनकी तशख़ीस की जा सके, और उनको लाजमी जो है जिस तरह रिहैब सेंटर्स, जिस तरह CTC की कॉन्ट्रीब्यूशन है, CTC की खिदमात है, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो इसी तरह की एक्टिविटीज़ से बच्चे जो है वो ग्रो करते हैं और उनके जो लर्निंग का जो एक जर्नी है, जो सफ़र है, वो भी आसान हो जाता है। और आखिर में एक बार फिर मैं CTC के जो बच्चों ने जो कार्ड इतने प्यारे प्यारे बनाए हमारे लिए लेकर आए, तो मैं CTC का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि वो बच्चों के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ अरेंज करते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट जो है क्रिएट करते हैं जिसमें बच्चे इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और मैं रिफ़ा FM 102.2 की टीम की तरफ से उनको जो है एडवांस ईद मुबारक भी कहती हूँ, और बच्चों को यही मशवरा है कि अपनी ईद जो है वो एंजॉय करें और जो अच्छे अच्छे पकवान हैं, कौरमा, बिरयानी और जो भी उनको चीज़ें पसंद है वो ज़रूर एंजॉय करें, अपनी ईद को भरपूर गुजारें। और सामीन कराम, देखने और सुनने वाले और पेरेंट्स को ये पैगाम है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। अगर आपका बच्चा स्पेशल नीड्स के साथ है तो आपने उसके मसले की तशख़ीस की तरफ जाना है ताकि वो जो आपका बच्चा है वो अच्छा एक इंडिविजुअल बन सके, उसकी जो लर्निंग की जो जर्नी है, जो सफ़र है, वो आसान हो सके और वो भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके। अपनी मेज़बान अरीबा सलीम को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी CTC के किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।